लहरों का यह समंदर जो कभी शांत नहीं रहता। मैं यहाँ इस लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ हूँ, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहाँ हूँ। मेरा सिर बहुत तेजी से दर्द कर रहा है। तभी अचानक मेरे सामने एक चमकदार नीली स्क्रीन प्रकट होती है। उस स्क्रीन पर लिखा आता है, ईश्वर द्वारा त्यागे गए इस समंदर में आपका स्वागत है। आपका एकमात्र लक्ष्य है यहाँ जीवित रहना और किसी भी तरह दर्शकों को इस बात के लिए राजी करना कि वे आपके लिए भुगतान करें। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुकी है। खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करें और उम्मीद है कि आप सभी की मौत काफी रोमांचक होगी। इस आवाज को सुनकर मुझे पुरानी बातें याद आने लगीं। वह दिन जब समंदर में तबाही आई थी और महाविनाश की शुरुआत हुई थी। बड़ी बड़ी इमारतें और पूरा का पूरा महाद्वीप पानी में समा गया था। सब कुछ खत्म हो चुका था और दुनिया के सभी लोग इस समंदर में जीवित रहने के एक अजीब से खेल का हिस्सा बन चुके थे। तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश आता है, शुरुआती उपहार दिया जा चुका है। मेरे सामने कुछ बुनियादी चीजें आ जाती हैं। बुनियादी सामग्री सक्रिय कर दी गई है। कृपया ध्यान दें, अगले चरण की सामग्री इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका प्रदर्शन कैसा रहता है और दर्शक आपको कितना इनाम देते हैं। मैं उन चीजों की तरफ देखता हूँ, एक पानी की बोतल, एक मछली पकड़ने वाली रॉड और कुछ राशन। जैसे ही मैं बोतल को उठाता हूँ, मेरी सांख्यिकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगती है, जिसमें मेरी ताकत, फुर्ती और मानसिक स्थिति की जानकारी है। साथ ही क्षेत्रीय बातचीत का चैनल भी खुल जाता है। मैं उस चैनल को देखता हूँ जहाँ लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। एक लड़की रोते हुए कह रही है, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। एक और युवक घुटनों के बल बैठकर दर्शकों से भीख मांग रहा है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं आपके लिए कुत्ता बनने को भी तैयार हूँ। वह सचमुच भौंकने लगता है। दूसरी तरफ एक गंभीर दिखने वाला व्यक्ति पत्थर से अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा है और खुद से कह रहा है, होश में आओ मूर्खों, ये जीवन और मृत्यु का खेल है। अगर दूसरों से नहीं छीनोगे तो कल पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होगा। वहीं एक आंख पर पट्टी बांधे हुए आदमी ने किसी को पानी में धकेल दिया और उसकी सामग्री पर कब्जा कर लिया। हवा बहुत तेज थी। वह मोटा आदमी पानी में गिर गया। अब उसका सारा सामान मेरा हुआ। स्क्रीन पर घोषणा होती है, खिलाड़ी लॉन वोल्फ ने एक शानदार दुर्घटना को अंजाम दिया है। दर्शकों की तरफ से उन्हें एक विशेष तलवार इनाम में मिली है। जीवित बचे लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। यह सब देखकर मैं सोचता हूँ, पिछली जिंदगी में भी हर दिन काम का दबाव झेलना पड़ता था और अब इस दुनिया के अंत में भी दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए खुद को जोकर बनाना पड़ेगा। एक दूसरे को मारना और दर्शकों को खुश करके सामान पाना। जिसे जो करना है करे, मैं यह सब नहीं करने वाला। इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। मैं चुपचाप लेट जाता हूँ और गहरी सांस लेता हूँ, लेकिन यह शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अंधेरे में से एक भयानक आकृति उभरती है, जिसकी लाल आंखें और डरावनी मुस्कान है। वो कहता है, इतनी आसानी से मरना चाहते हो, बहुत खूब सोचते हो। उसके हाथों में एक जलता हुआ ताश का पत्ता है, जिससे एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा निकलती है और वह सीधे मेरी तरफ बढ़ती है। मुझे एक झटका लगता है। स्क्रीन पर आवाज आती है, लाइव स्ट्रीम को और मजेदार बनाने के लिए सभी के लिए विशेष प्रतिभा प्रणाली शुरू की जा रही है। खिलाड़ियों की प्रतिभा का स्तर F से लेकर S तक होगा। मैं उठकर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि एक विशाल मशीन घूम रही है, जिसमें से मेरे लिए एक स्तर चुना जा रहा है। स्क्रीन चमकती है और लिखा आता है, खिलाड़ी की प्रतिभा का चयन पूरा हुआ, आपको F लेवल की प्रतिभा मिली है। पूरी तरह से थका हुआ मजदूर, इस बेरहम समंदर में आपकी एकमात्र कीमत मछली का चारा बनना है। बेहतर होगा कि आप फिर से शुरुआत करें। मैं सोचता हूँ, F लेवल की प्रतिभा, ये तो सचमुच मुझ जैसे बेकार इंसान के लिए बिल्कुल सही है। तभी अचानक एक चेतावनी आती है, दर्शक आपके इस रवैये से नाखुश हैं। आपको सजा का कार्ड दिया जाता है। आसमान से वह लाल कार्ड सीधे मेरे तख्ते पर आकर गिरता है। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और लाल रोशनी फैल जाती है। सजा का कार्ड, जबरन स्तर घटाने की प्रक्रिया लागू हो चुकी है। त्रुटि F लेवल पहले से ही सबसे निचला स्तर है। पूरा सिस्टम इस गड़बड़ी के कारण हिलने लगता है। तभी स्क्रीन का रंग बदल जाता है। बधाई हो खिलाड़ी, आपने इस पूरे सर्वर की एकमात्र बग लेवल प्रतिभा को जगाया है। फाओ तियान का उदय। सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। मैं अपनी आंखों में उस चमक को देखता हूँ और हैरान रह जाता हूँ। पूरे सर्वर में एकमात्र बग लेवल प्रतिभा, क्या सचमुच सिस्टम में कोई खराबी आ गई है? तभी अचानक तख्ते से एक जोरदार लात मुझे पड़ती है। अरे ये क्या था? सामने एक सुनहरी स्क्रीन दिखाई देती है। आपकी इस हार मानने वाली आदत से फाओ तियान बेहद नाराज है। उसने आपको सबक सिखाने के लिए एक झटका दिया है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ, क्या ये लकड़ी का तख्ता अब जिंदा हो चुका है? इस जमाने में तो एक तख्ता भी मुझसे मुकाबला कर रहा है। स्क्रीन पर अगला संदेश आता है, फाओ तियान स्वचालित रूप से मछली पकड़ने की अनुमति मांग रहा है। क्या आप सहमत हैं? मैं गुस्से में कहता हूँ, मैं यहाँ मरने की कगार पर हूँ और मुझे इस स्वचालित काम के जाल में फंसाया जा रहा है। भूल जाओ, मैं तो बस यहाँ लेटा रहूंगा। तभी मुझे एक और जोरदार झटका लगता है। मैं दर्द से कराह उठता हूँ। ये तो मुझे मना करने का मौका ही नहीं दे रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं स्क्रीन पर सहमति दे देता हूँ। तभी मछली पकड़ने वाली रॉड अपने आप पानी में जाती है और एक जोरदार धमाके के साथ पानी से बहुत सारी चीजें बाहर आने लगती हैं। मैं आराम से लेट जाता हूँ और सोचता हूँ, चलो ठीक है, तुम अपना काम करो। मैं तब तक देखता हूँ कि बाकी लोगों का क्या हाल है। मैं फिर से क्षेत्रीय चैनल खोलता हूँ। वहां एक मजबूत कद काठी का आदमी परेशान है। बचाओ। मैंने 6 बार कोशिश की और हर बार खाली हाथ रहा। मेरी 60 ऊर्जा खत्म हो चुकी है। मैं समझ जाता हूँ कि यहाँ एक बार कोशिश करने पर 10 ऊर्जा अंक कटते हैं, लेकिन मेरे मामले में फाओ तियान ने समंदर से इतनी सारी मछलियां और सामान निकाल लिया है कि ढेर लग गया है और मेरी ऊर्जा अभी भी पूरी की पूरी बची हुई है। मैं खुशी से चिल्ला उठता हूँ। यह है बग लेवल प्रतिभा का असली मजा। बड़े बड़े पूंजीपति भी इसे देखकर शर्मा जाएंगे। सूरज चमक रहा है और मेरा तख्ता अब कचरे के ढेर जैसा दिखने लगा है, जिसमें हर तरह का सामान भरा पड़ा है। मैं थके हुए अंदाज में कहता हूँ, अब बस भी करो भाई। भले ही यह स्वचालित प्रणाली बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझे इन बेकार की चीजों का क्या करना है? तभी स्क्रीन पर लिखा आता है, फाओ तियान आपको तिरस्कार की नजरों से देख रहा है। वह अपनी विशेष क्षमता, सब कुछ निगलने की कला का उपयोग करने की अनुमति मांग रहा है। क्या आप सहमत हैं? मैं चौंक जाता हूँ। क्या इसके पास कोई कौशल भी है? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही मैं हाँ कहता हूँ,
उस कचरे के ढेर के चारों ओर एक ऊर्जा का घेरा बनने लगता है। एक तेज रोशनी चमकती है और वह सारा सामान गायब हो जाता है। जब रोशनी शांत होती है तो मैं देखता हूं कि मेरा साधारण सा तख्ता अब एक शानदार 2 मंजिला नाव में बदल चुका है, जिसके ऊपर पाल लगे हैं और हथियार भी तैनात हैं। गाइज, रिसेंटली मुझे एक नया क्रिकेट प्लेटफॉर्म देखने को मिला और ऑनेस्टली इसका इंटरफेस और एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है और अकाउंट कुछ ही क्लिक्स में क्रिएट हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट से जुड़े अलग अलग फीचर्स और अपडेट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप रेगुलर क्रिकेट फैन हैं और टी20, ओडीआई या दूसरे टूर्नामेंट्स को क्लोजली फॉलो करते हैं तो एक बार प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। नए यूजर्स के लिए 70,000 रुपीज तक का वेलकम बोनस का ऑफर अवेलेबल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोमो कोड NINLI100 यूज करके करंट ऑफर और एलिजिबिलिटी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। लिंक और प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ज्वाइन करने से पहले प्लेटफॉर्म के टर्म्स एंड कंडीशंस और एलिजिबिलिटी डिटेल्स जरूर। आवाज आती है। फाओ तियान ने द्वितीय स्तर के जहाज में विकास कर लिया है। पानी को साफ करने वाला उपकरण अनलॉक हो चुका है। मैं उस उपकरण से बहते हुए पानी को देखता हूँ। पानी को साफ करने वाला उपकरण? क्या यह सचमुच पीने लायक पानी है? मैं अपनी अंजलि में पानी भरता हूँ और उसे पीता हूँ। ये तो मीठा पानी है, सचमुच पीने लायक पानी। मैं खुशी से झूम उठता हूँ। इस फिल्टर के होने से अब मुझे पानी की कोई कमी नहीं होगी। मैं आराम से बैठ जाता हूँ। तभी चैनल पर कोई संदेश आता है। अभी अभी मैंने थोड़ा मनोरंजन किया तो एक दर्शक ने मुझे 1 लीटर शुद्ध पानी दिया है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह भाई, हमें भी थोड़ा पानी दे दो। मैं तुम्हें पिता कहने को तैयार हूँ। लोग कह रहे हैं कि पानी के बदले वे कोई भी कीमती सामान या हथियार देने को तैयार हैं। मैं अपनी बोतल से पानी पीता हूँ और सोचता हूँ, यहाँ पानी इतना कीमती है और मेरे पास तो इसकी कोई कमी ही नहीं है। मैं सिस्टम से कहता हूँ, सिस्टम, इस साफ पानी को व्यापार के लिए लगाओ। इसके बदले मुझे कोई भी उपयोगी सामग्री या लकड़ी मिल जाए तो चलेगा। जैसे ही मैं पानी की पेशकश करता हूँ, लोगों की कतार लग जाती है। एक लड़की कहती है, भाई, क्या सचमुच लकड़ी के बदले पानी मिलेगा? मैं कहता हूँ, हाँ। एक और आदमी बड़ी सी मछली लेकर आता है। क्या इसके बदले पानी मिलेगा? मेरा यह एहसान याद रखना। मैं कहता हूँ, ठीक है। तभी एक और व्यक्ति गुस्से में आता है। तुम बाजार का भाव खराब कर रहे हो। दूसरों का धंधा बंद कराना चाहते हो क्या? मुझसे बचकर रहना। तभी मेरे पुराने बॉस की कॉल आती है। मुझे लगा कौन बाजार खराब कर रहा है तो तुम हो। क्या तुम्हें पानी का कोई पक्का जरिया मिल गया है? मुझे भी थोड़ा पानी दे दो। जब हम वापस धरती पर जाएंगे तो मैं तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। मैं हंसते हुए कहता हूँ, बॉस, धूप इतनी तेज है फिर भी आपका दिमाग ठिकाने नहीं आया। धरती बची ही नहीं है और आप वाइस प्रेसिडेंट के पद की बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे सैलरी में समंदर की घास देंगे? मैं कॉल काट देता हूँ। तभी मेरे सामने व्यापार के अनगिनत अनुरोध आने लगते हैं। स्क्रीन चमकती है। बार बार होने वाले इस काम को देखते हुए स्वचालित व्यापार प्रणाली को सक्रिय किया जा रहा है और पलक झपकते ही मेरी नाव पर मछलियों और फलों का ढेर लग गया। भूख तो बहुत लगी थी, इसलिए मैंने तुरंत एक भुनी हुई मछली उठाई और खाने लगा। वाह, क्या लाजवाब स्वाद था। तभी सिस्टम पर एक नया नोटिफिकेशन आया। मैं इतना उत्साहित था कि मैंने बिना सोचे समझे अपनी नाव को उस शक्ति से निगलने का आदेश दे दिया। एक सुनहरी रोशनी से पूरी नाव चमक उठी और कुछ ही पलों में मेरी वह टूटी फूटी नाव एक मजबूत जहाज में बदल गई। लेकिन तभी सिस्टम ने बताया कि मेरे जहाज के अगले विकास के लिए मुझे एक लेवल 2 के समुद्री राक्षस के कोर की जरूरत है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। समुद्री राक्षस का कोर? ये भला क्या चीज है? सूरज ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे एक विशाल और खौफनाक लाल चांद क्षितिज से ऊपर आ गया। सिस्टम की तरफ से चेतावनी मिली कि रात होते ही शांत रहने वाले समुद्री जीव अब खतरनाक हो जाएंगे और हमें बचने के लिए शुभकामनाएं दी गईं। पानी में अचानक हलचल हुई और एक भयानक समुद्री राक्षस मेरे सामने आ गया। मेरी तो सांसें ही अटक गईं। मुझे लगा अब मेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी मेरे जहाज ने खुद ही खतरे को भांप लिया और अपना खतरनाक आक्रामक मोड चालू कर दिया। मेरा पूरा जहाज लाल रोशनी से चमकने लगा। उस राक्षस ने मुझ पर हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन मेरे जहाज से एक विशाल भाला पूरी ताकत से निकला और सीधे उस राक्षस के मुंह के अंदर घुस गया। राक्षस तड़पने लगा और वह विशाल भाला उसे खींचकर मेरी नाव के पास ले आया। सिस्टम ने फिर पूछा कि क्या मैं इस राक्षस को निगलना चाहता हूं। मैंने सोचा, क्या सच में इसे भी निगला जा सकता है? मैंने तुरंत हाँ कर दी। अगले ही पल मेरी नाव का अगला हिस्सा एक भयानक यांत्रिक जबड़े में बदल गया और उसने उस विशाल समुद्री राक्षस को एक ही झटके में चबा डाला। सिस्टम ने मुझे बधाई दी। मैंने सफलतापूर्वक समुद्री राक्षस का कोर हासिल कर लिया था। इसी के साथ मेरा जहाज तीसरे स्तर पर अपग्रेड हो गया। अब यह पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, ताकतवर और हथियारों से लैस हो चुका था। पानी के अंदर भी एक शक्तिशाली प्रोपेलर लग गया था। मैं अपने जहाज के नए हथियारों और तोपों को देखकर खुशी से पागल हो रहा था। यह सच में बहुत शानदार था। मैंने खुशी से अपने जहाज को धन्यवाद दिया। कहीं दूर अंतरिक्ष में कुछ रहस्यमयी और खतरनाक ताकतें मुझे देख रही थीं। वे हैरान थे कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं। तभी आसमान से एक सुनहरी रोशनी मेरी नाव पर गिरी। मुझे दर्शकों की तरफ से इनाम के तौर पर एक खास पावर मॉड्यूल और 1000 क्रेडिट स्कोर मिला था। मैंने उस चमकते हुए यंत्र को अपने हाथों में लिया। यह इस दुनिया की तकनीक नहीं लग रही थी। मैं सोचने लगा कि आखिर ये दर्शक कौन हैं जो मुझे देख रहे हैं और इनाम भेज रहे हैं। खैर, मैंने ज्यादा सोचना छोड़ दिया और सिस्टम से पूछा कि क्या इसे जहाज में लगाया जा सकता है। सिस्टम ने एक अजीब सा मुंह बनाने वाला इमोजी दिखाया, जैसे उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। मुझे हंसी आ गई कि मेरे जहाज ने इमोजी बनाना भी सीख लिया है। नखरे दिखाने के बाद भी जहाज ने उस मॉड्यूल को अपने अंदर ले ही लिया। सिस्टम उस मॉड्यूल को प्रोसेस करने लगा। मुझे लगा कि शायद यह इनाम पचने में थोड़ा मुश्किल है,
कुछ ही सेकंड बाद प्रक्रिया पूरी हुई और मेरे जहाज पर एक नया पूरी तरह से स्वचालित रडार सिस्टम चालू हो गया। लेकिन तभी सिस्टम ने मुझे ताना मारा कि मैं बहुत कमजोर हूं और उसने एक नया सिस्टम चालू कर दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे शरीर में एक तेज ऊर्जा दौड़ गई। मैं चिल्लाया कि जहाज के अपग्रेड होने से मेरे शरीर में यह क्या हो रहा है। सिस्टम ने बताया कि मुझे जहाज की 10% ताकत मिल गई है। अब मैं खुद को एक सांड की तरह बेहद ताकतवर महसूस कर रहा था। तभी रडार ने अलर्ट दिया। पानी के नीचे कई विशालकाय ऑक्टोपस थे। मेरे रडार ने एक साथ उन सब पर निशाना साधा और कई मिसाइलें दाग दी। पानी के अंदर जबरदस्त धमाके हुए। मेरा जहाज उन राक्षसों की तरफ बढ़ा और अपना खूंखार जबड़ा खोल लिया। सच कहूं तो अब मुझे लगने लगा था कि इस समंदर का असली राक्षस तो मेरा अपना जहाज ही है। रात बीत गई और सूरज निकल आया। तभी मेरी नजर दूर एक आदमी पर पड़ी जो एक लकड़ी के छोटे से पट्टे पर लेटा हुआ था। उसने काले रंग का सूट पहन रखा था। वह खुद को किस्मत वाला मान रहा था कि वह इस भयानक रात में किसी तरह जिंदा बच गया। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। सिस्टम ने सभी को बधाई दी कि हमने रात पार कर ली है, पर साथ ही एक बुरी खबर भी दी। शुरुआती सुरक्षा का समय खत्म हो चुका था और अब समंदर में एक जानलेवा और जहरीला काला धुआं फैलना शुरू हो गया था। हमें तुरंत सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागने का निर्देश मिला। वह काला धुआं बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था और समय के साथ उसकी गति और भी तेज होती जा रही थी। पट्टे पर बैठा वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से चप्पू चलाने लगा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि बचने के लिए सभी को अपने वाहनों को जल्दी से अपग्रेड करना होगा। उधर मैं अपने जहाज के डेक पर आराम से चश्मा लगाए बैठा था। मैं सोच रहा था कि यह खेल हमें सांस लेने की फुर्सत भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल मौत के घेरे की तरह हमें भगा रहा है। पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा जहाज तीसरे स्तर पर था और उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मैंने आराम से अपने जहाज को आगे बढ़ने का आदेश दिया और हम तेज गति से वहां से निकल पड़े। मेरा जहाज उस लकड़ी के पट्टे वाले आदमी के पास से गुजरा। उसने मुझे पहचान लिया और चिल्लाने लगा कि मैं उसे अपने जहाज पर ऊपर खींच लूं। वह बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैं बस शांति से उसे देखता रहा। उसने मुझे याद दिलाया कि हम कभी साथ काम करते थे और मुझसे गिड़गिड़ाने लगा कि मैं उसे मरने के लिए न छोड़ूं। उसने लालच दिया कि अगर मैं उसे बचा लूं तो वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हम दोनों को बहुत अमीर बना देगा। पर मुझे उसकी असलियत पता थी। मैंने मैनेजर वांग से साफ कह दिया कि मेरे जहाज पर ऐसे फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो सिर्फ खोखले वादे करते हैं। मैंने ताना मारते हुए कहा कि अब वह अपनी सारी योजनाएं इस समंदर को ही सुनाए। इसके बाद मैंने अपने जहाज की गति पूरी तरह बढ़ा दी। जहाज के मुड़ने से पानी की एक विशाल लहर उठी और उस आदमी को अपने साथ बहा ले गई, जबकि वह मुझे गालियां देता रह गया। मैं वापस अपनी जगह पर आकर आराम से छाते के नीचे लेट गया। मेरा शानदार जहाज नीले समंदर को चीरता हुआ उस खतरनाक धुएं और उन मतलबी लोगों से दूर अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। आसमान में फिर से हलचल हुई। तभी बादलों को चीरता हुआ एक सुनहरा चमकता हुआ बक्सा समंदर में गिरा। किस्मत अच्छी थी कि वह बक्सा मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैंने अपने जहाज से कहा कि चलो हम भी इस खजाने को लूटने चलते हैं। पर जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बेहद मजबूत शरीर वाला आदमी अपनी छोटी सी नाव में उस सुनहरे बक्से को रस्सी से खींचकर अपने पास ला रहा था। खजाना देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लेकिन तभी वहां एक और बड़ी नाव आ गई। उस नाव पर एक आदमी और एक लड़की खड़े थे। उस आदमी ने मजबूत शरीर वाले का नाम लेकर कहा कि लेई झान, तुम अकेले इस खजाने को नहीं बचा सकते। उसने प्रस्ताव रखा कि खजाना उन्हें दे दे और उनके गुट में शामिल हो जाए, जहां सभी चीजें आपस में बांटी जाती हैं। उस लड़की ने भी चापलूसी करते हुए कहा कि उसकी ताकत से उनकी नाव और तेज चलेगी। पर वह मजबूत आदमी उनकी चाल समझ गया। उसने गुस्से में अपना भाला उठाया और कहा कि वह कोई बेवकूफ नहीं है। उसे पता है कि खजाना बांटने के नाम पर वे सिर्फ अपनी नाव को अपग्रेड करेंगे। उसने लड़ने की चुनौती दे डाली। यह सुनकर सामने वाले आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई और उसने अहंकार से कहा कि वह ऐसे ही इस गुट का नेता नहीं बना है। उसके पास समंदर में लड़ने की एक बेहद खास और खतरनाक शक्ति है। क्यूई जुआन ने अपना बी रैंक ग्रुप स्किल डीप सी बेरसर्क एक्टिवेट कर लिया था। उसकी आंखें हरे रंग की चमकने लगीं और उसने अपनी इस खौफनाक शक्ति का इस्तेमाल नाव पर मौजूद अपने साथियों पर भी किया। इस स्किल से उनके अंदर ताकत और स्पीड 200% तक बढ़ गई। उन्हें पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता मिल गई और उनका दर्द महसूस करना भी 50% तक कम हो गया। जुआन ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया और वो सब खूंखार आंखों के साथ समंदर में कूद पड़े। उनका निशाना लेई झान नाम का एक अकेला आदमी था जो एक छोटे से राफ्ट पर एक सुनहरे बक्से की रखवाली कर रहा था। उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत से उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन उन पागल हो चुके गुंडों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। एक भाला सीधे उसके कंधे के आर पार हो गया। वो दर्द से घुटनों के बल गिर पड़ा और सोचने लगा कि क्या एक महान योद्धा लेई झान की मौत इन कूड़ा करकट जैसे लोगों के हाथों लिखी है। जुआन अपनी नाव पर एक लड़की के साथ खड़ा होकर ये सब मजे से देख रहा था, लेकिन तभी लेई झान के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। जुआन भी अचानक आई एक तेज आवाज को सुनकर चौंक गया और तभी मेरी शानदार और विशाल बैटलशिप वहां आ पहुंची। मेरी इस शिप ने आते ही उनके राफ्ट के परखच्चे उड़ा दिए। मेरी शिप के आगे एक खूंखार शार्क जैसा जबड़ा बना हुआ था जिसने उस सुनहरे बक्से को एक ही बार में निगल लिया। मेरे सिस्टम ने तुरंत मुझे नोटिफिकेशन दिया कि भारी मात्रा में दुर्लभ संसाधन मिले हैं और उन्हें सोखा जा रहा है। मुझे इस तरह बीच में आते देख जुआन गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया कि मैं बस दिखावा कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी शिप को इन्वॉल्व करने का एक कूल डाउन टाइम होता है। उसने अपने आदमियों से कहा कि मुझे अभी इसी वक्त जान से मार दो तो मेरी शिप के सारे हथियार और संसाधन उनके हो जाएंगे। उसने मुझ पर निशाना साधते हुए अपना क्रॉसबो तान लिया, लेकिन उस बेवकूफ को अंदाजा नहीं था कि मेरी शिप का रडार कितना तेज है। जैसे ही उसने दुश्मनी दिखाई, मेरी शिप का
ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम चालू हो गया। बड़ी बड़ी मशीन गन्स और हार्पून बाहर निकले और पलक झपकते ही पानी में मौजूद उसके सारे आदमियों को बेरहमी से छेद कर रख दिया। अपनी आंखों के सामने ये खौफनाक मौत का नजारा देखकर जुआन के हाथ से उसका हथियार ही छूट गया और वो सुन्न पड़ गया। अब पूरी तरह से पासा पलट चुका था। जो लड़की मियाओ मियाओ अभी तक जुआन से चिपकी हुई थी, उसने तुरंत उसे धक्का दे दिया और बोली कि तेरे जैसे लूजर के साथ रहने का मतलब है सिर्फ मौत। फिर वो मेरी तरफ देखकर बड़े ही मीठे और चालाक स्वर में गिड़गिड़ाने लगी कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। उसने कहा कि वो बहुत कम खाती है और मेरे बहुत काम आ सकती है, इसलिए मैं उसे अपनी शिप पर ले लूं। जुआन अपनी ही साथी का ये मतलबी रूप देखकर हैरान रह गया। मैंने बिना किसी भाव के उसे सीधा जवाब दिया कि माफ करना, मेरी शिप पर कचरे के लिए कोई जगह नहीं है। फिर मेरी नजर पानी में खड़े उस घायल आदमी लेई झान पर गई। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे तुम तो वही भाई हो ना जिसने मुझे ग्रिल्ड फिश दी थी? वो मछली सच में बहुत स्वादिष्ट थी। मेरे भाई, मेरी इस शिप पर एक सिक्योरिटी गार्ड की कमी है, क्या तुम आना चाहोगे? लेई झान जोर से हंसा और बोला, हा 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 बिल्कुल, लगता है आज मेरी किस्मत में मरना नहीं लिखा है। और वो खुशी खुशी मेरी शिप पर चढ़ गया। ये देखकर वो मियाओ मियाओ नाम की लड़की तिलमिला गई और मुझ पर चिल्लाने लगी कि मैंने एक बेकार आदमी को तो शिप पर ले लिया, लेकिन उसे नहीं। उसने मुझे ताना मारा कि मैं आखिर कैसा आदमी हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपने सिस्टम एआई से कहा कि फा भाई, अभी हमारा थोड़ा नाश्ता और बाकी है। तभी मेरी शिप के शार्क वाले जबड़े ने उनकी पूरी नाव को ही चबा लिया। जुआन और वो लड़की चीखते हुए पानी में गिर गए और अपनी जान बचाने के लिए एक लकड़ी के टुकड़े के सहारे लटक गए। मुझे सिस्टम से नोटिफिकेशन मिला कि एक लेवल 2 की शिप को तबाह करके भारी मात्रा में बिल्डिंग मटेरियल मिल गया है। साथ ही मेरी शिप पर बारबेक्यू ग्रिल और एक शुरुआती इकोलॉजिकल केबिन भी अनलॉक हो गया। सिस्टम ने बताया कि मेरी आओ तियान शिप को लेवल 4 में इन्वॉल्व करने के लिए सारी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। बस अब एक म्यूटेटेड सी मॉन्स्टर बॉस के कोर की कमी है। मैंने लेई झान से कहा कि ये म्यूटेटेड बॉस सुनने में तो काफी खतरनाक लग रहा है। मैंने उसे चोट ठीक करने के लिए दवा दी और कंधे का इलाज करने को कहा। लेई झान ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कसम खाई कि अब से वो लेई झान सिर्फ मेरे आदेश मानेगा। लेई झान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उन दोनों को जिंदा छोड़कर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। मैंने बड़ी शांति से समंदर की तरफ देखते हुए कहा कि वो बचकर कहीं नहीं जा सकते। और सच में वो दोनों एक भयंकर काले तूफान और कड़कती बिजली के बीच समंदर में फंस चुके थे। वो लड़की जुआन को मनहूस बुलाकर कोस रही थी और जुआन चिल्ला रहा था कि अब वो इस हालात में कर भी क्या सकता है। मेरी शिप उस खौफनाक तूफान से दूर निकल गई। तभी मेरे सिस्टम ने एक कमाल की चीज अनलॉक की। मुझे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी मिल गई थी। इसका मतलब था कि मैं जितने भी साथी जोड़ूंगा उनकी कुछ ताकत सीधे मुझे भी मिलेगी। लेई झान के जुड़ते ही मुझे 30 स्ट्रेंथ, 30 डिफेंस और 20 स्टैमिना का बूस्ट मिल गया। मैंने शिप की रेलिंग को कसकर पकड़ा तो वो मेरे हाथों की नई ताकत से ही बुरी तरह पिचक गई। मुझे अपने अंदर एक गजब की ऊर्जा महसूस हो रही थी। लेई झान मेरी इस भयानक ताकत को देखकर सन्न रह गया। वो बोला कि इस ताकत के साथ तो मैं किसी भी समुद्री राक्षस को अपने नंगे हाथों से ही चीर सकता हूँ। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि मुझे बॉस मत बुलाओ, मेरा नाम लिन जियान है, तुम मुझे जियान भाई या बस मेरे नाम से बुला सकते हो। लेई झान तुरंत मान गया और बोला कि वो यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ेगा। उसने अपना भाला उठाया और पलक झपकते ही समंदर से ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियां निकालकर डेक पर ले आया। मैंने उसे बताया कि हमारी शिप का असली कोर हमारा सिस्टम फा भाई है। लेई झान ने बात समझी और फिर अपनी असली काबिलियत दिखाई। उसका टैलेंट ए रैंक डीप सी डिसेक्टर था। उसने एक मछली को काटा और जैसे कोई साइंटिफिक ब्लूप्रिंट हो, मछली का एक एक हिस्सा एकदम परफेक्शन के साथ अलग कर दिया। फिर उसने बारबेक्यू ग्रिल पर उसका गोश्त पकाना शुरू किया। जब मैंने वो ग्रिल्ड फिश खाई तो ऐसा लगा जैसे मैं सीधा जन्नत में पहुंच गया हूँ। इस कयामत के दौर में इतना लजीज खाना मिलना किसी सपने के सच होने जैसा था। मैंने तुरंत उसे अपना चीफ शेफ बना दिया और शिप के सारे राशन की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। मैंने उससे पूछा कि अगर उसका टैलेंट इतना अच्छा है तो वो उन गुंडों से क्यों हार रहा था। उसने उदास होकर बताया कि उसका ये टैलेंट सिर्फ समुद्री जीवों पर काम करता है, इंसानों पर नहीं। ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई और मैंने उसे मजाक में स्पेशल सब्जेक्ट का वॉर गॉड कह दिया। हम दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हुए खूब हंसे। शाम ढल चुकी थी और समंदर शांत था। तभी हमारी नजर पानी में लकड़ी के सहारे तैरती एक गुलाबी बालों वाली लड़की पर पड़ी। उसके स्पेशल विजन ने मेरी शिप को SSR आओ तियान के रूप में स्कैन कर लिया था। वो मुझे देखकर चिल्लाने लगी कि मुझे बचा लो और बदले में वो अपने इन बिल्ट रडार से मेरी मदद करेगी। लेई झान ने मुझसे पूछा कि क्या इस बच्ची को पानी से बाहर निकालना चाहिए। मुझे भी लगा कि इतनी छोटी बच्ची को समंदर में मरने के लिए छोड़ना इस दुनिया की बहुत बड़ी क्रूरता होगी। मैंने फा भाई को जाल नीचे करने का आर्डर दिया। हमने उसे जाल के जरिए ऊपर खींच लिया। वो डेक पर आते ही कमजोरी से बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन तभी लेई झान के पकाए हुए गोश्त की तेज खुशबू उसके नथनों में गई और वो नींद में ही भूख के मारे लार टपकाने लगी। मुझे लगा वो शायद हमारे साथ कोई नाटक कर रही थी, लेकिन वो सच में थक कर बेहोश हो गई थी। जैसे ही वो मेरी साथी बनी, सिस्टम ने मुझे 30 स्पिरिट, 30 परसेप्शन और 20 लक का बूस्ट दे दिया। मैं खुद हैरान था कि इस दुनिया में लक यानी किस्मत को भी बढ़ाया जा सकता है। रात को आसमान में चमकते लाल चांद के नीचे हम सब ने उसे खाने के लिए सूप दिया। मैंने उससे आराम से खाने को कहा और पूछा कि आखिर पूरी बात क्या है। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि उसे साथ रखकर मुझे कोई घाटा नहीं होगा, क्योंकि उसका रडार हमें हर खतरे से बचा सकता है। मैंने मुस्कुराकर अपने भारी भरकम आधुनिक रडार सिस्टम की तरफ इशारा किया और उसे बताया कि मेरी शिप में पहले से ही पूरी तरह ऑटोमेटिक रडार है, जो न सिर्फ मॉन्स्टर ढूंढता है बल्कि उन पर खुद ब खुद मिसाइल भी दाग देता है। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही और हम उसे वापस समंदर में मछलियों का चारा बनने के लिए फेंक देंगे। वो घबराते हुए हाथ जोड़कर बोली कि मशीन वाला रडार सिर्फ आस पास की चीजें ढूंढ सकता है, लेकिन उसका टैलेंट बहुत अलग है। उसने बताया कि उसका टैलेंट ए रैंक का डेस्टिनी गचा पूल है। मेरे दिमाग में बस एक लक्ष्य होना चाहिए, जैसे जिंदा रहना, संसाधन खोज
खोजना या राक्षसों का शिकार करना, और मैं अपने सिस्टम से एक कार्ड निकाल सकता हूँ। जब मैं पानी में डूबने ही वाला था तब मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक सर्वाइवल कार्ड निकाला था, और किस्मत से मुझे सीधा एक SSR सुनहरा पौराणिक कार्ड मिल गया। जाहिर सी बात है, मैं अपनी जान बचाकर इसी शानदार जहाज पर सवार होने वाला था। क्या किसी भी लक्ष्य के लिए कार्ड निकाला जा सकता है? क्या उत्परिवर्तित समुद्री राक्षसों के लिए भी? इस पर यह गुलाबी बालों वाली लड़की चहकते हुए बोली, इसमें कोई शक नहीं। चलिए आपके लिए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। उसने कार्ड निकाला और बताया, 2 बजे की दिशा में 8 किलोमीटर दूर एक SR श्रेणी का उत्परिवर्तित विशालकाय केकड़ा है। इसे मारने पर बेहतरीन कवच और आली दर्जे का केकड़े का मांस मिलेगा। ये सुनते ही मैंने अपने साथी से कहा, चलो भाई शिकार पर चलते हैं। वह विशालकाय केकड़ा लहरों को चीरता हुआ हमारे सामने आ गया। हमने भी बिना देर किए अपने जहाज की तोप से एक जोरदार लेजर उस पर दाग दी। फिर हमने मछलियों के रूप में मिसाइलों की बौछार कर दी और एक ही झटके में उस राक्षस के चीथड़े उड़ गए। तभी उस लड़की ने दूरबीन से देखकर बताया, 3 बजे की दिशा में एक नीला कार्ड संसाधन बक्सा है। हमने एक विशाल जाल से उस चमकते हुए बक्से को खींच लिया। जहाज के डेक पर संसाधनों और नीले नक्शों का ढेर लग गया। इन संसाधनों से हमारे साथी ने एक शानदार दावत तैयार की। दावत का मजा लेते हुए मैंने कहा, ये नीला कार्ड वाले राक्षस तो हमारे लिए बस एक खेल है, इनमें कोई मजा नहीं आया। इनसे मिलने वाली सामग्री भी हमारे जहाज को अपग्रेड करने के लिए काफी नहीं है। क्या कुछ और रोमांचक नहीं मिल सकता? मेरी बात सुनकर उस लड़की ने कहा, तो ठीक है, मैं आपके लिए कुछ बड़ा लाती हूँ। और तभी एक तेज सुनहरी रोशनी आसमान की तरफ उठी। सच में एक सुनहरा कार्ड निकल आया था। उसने बताया, सामने 10 बजे की दिशा में लगभग 50 किलोमीटर दूर एक SSR श्रेणी का तीसरे स्तर का उत्परिवर्तित समुद्री राक्षस बॉस है, और इसके साथ पक्का एक सुनहरे नक्शे का पर्चा भी मिलेगा। एक उत्परिवर्तित समुद्री राक्षस बॉस? क्या ये हमारे जहाज को अपग्रेड करने के लिए एकदम सही सामग्री नहीं है? मैंने तुरंत आदेश दिया, हमें इसे हर हाल में मारना होगा। पूरी गति से आगे बढ़ो। हमारा जहाज लहरों को चीरता हुआ उन चट्टानी द्वीपों के बीच पहुंच गया। वहां का नजारा खौफनाक था। एक बुजुर्ग, एक रोते हुए बच्चे को गोद में लिए एक माँ, एक डॉक्टर और कुछ घबराए हुए छात्र दहशत में खड़े थे। उनके सामने एक सफेद बालों वाली युवती उस भयानक कई आंखों वाले विशालकाय सांप जैसे राक्षस से उनका बचाव कर रही थी। उसने अपनी बर्फ की जादुई शक्ति से एक विशाल भाला बनाया और सीधा उस राक्षस के जबड़े में दे मारा। लेकिन वह दैत्य बहुत ताकतवर था। उसने एक ही झटके में उस लड़की को पीछे की तरफ फेंक दिया और वह बुरी तरह चट्टानों पर जा गिरी। वह खून से लथपथ थी और उठने की कोशिश कर रही थी। तभी उस बुजुर्ग ने रोते हुए कहा, बहादुर लड़की, तुम हमारी चिंता छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ। तुम जैसी उच्च स्तर की शक्तिशाली योद्धा ही मानवता का भविष्य है। वह माँ भी रोते हुए बोली, हाँ, इस विनाशकारी दुनिया में हम जैसों का वैसे भी जिंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन उस लड़की ने अपने घावों की परवाह किए बिना दृढ़ता से कहा, चुप रहो। उसने अपना बर्फीला भाला जमीन पर टेका और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने उस दैत्य की ओर घूरते हुए कहा, जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है, मैं तुम सबको मरने के लिए यहाँ अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर नहीं भाग सकती। यह सुनकर उस राक्षस ने एक भयानक दहाड़ मारी और आसमान से एक विशाल विनाशकारी बिजली का प्रहार किया। लेकिन ठीक उसी पल हमारा जहाज वहां पहुंच गया और हमने अपनी तेज सर्चलाइट सीधा उस राक्षस की आंखों पर डाल दी। मैं अपने डेक पर पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। हमारी तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। मिसाइलों की एक भयानक बौछार उस दैत्य पर जा गिरी। वह दर्द से बिलबिला उठा और उसकी भयानक चीखें गूंज उठीं। हमने बिना रुके अपनी मुख्य तोपों से उस पर लगातार प्रहार किए और अंततः वह विशाल राक्षस ढेर हो गया। तभी मुझे एक सूचना मिली, बधाई हो, आपने उत्परिवर्तित समुद्री राक्षस बॉस को मार गिराया है। इनाम के तौर पर SS2 श्रेणी का पूरी तरह से स्वचालित पारिस्थितिक ग्रीन हाउस का नक्शा प्राप्त हुआ है। तभी मेरे जहाज का अगला हिस्सा एक विशालकाय जबड़े की तरह खुला और उस मरे हुए राक्षस को निगल गया। इसके साथ ही मेरे सिस्टम ने घोषणा की कि जहाज ने विकास की शर्तें पूरी कर ली हैं। मेरा जहाज अब चौथे स्तर में अपग्रेड हो गया था। एक तेज रोशनी के साथ जहाज के ऊपरी हिस्से पर एक शानदार चमकता हुआ ग्रीन हाउस बनकर तैयार हो गया। वह सफेद बालों वाली लड़की मेरे सामने आई और उसने मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा। मैंने लापरवाही से कहा, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। वैसे तुम्हारी युद्ध कला काफी अच्छी है, क्यों ना तुम मेरे जहाज पर सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करो। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जहाज पर आ सकती हूँ, लेकिन मुझे इन सभी लोगों को भी अपने साथ ले जाना होगा। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो रहने दो। उसकी बात सुनकर पीछे खड़े लोग रोने लगे और कहने लगे कि वह उनके कारण अपनी जान खतरे में न डाले और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। गुलाबी बालों वाली लड़की जो मजे से केकड़ा खा रही थी बोली कि यह खूबसूरत दीदी तो बहुत गुस्से वाली है। मैंने एक गहरी सांस ली और स्पष्ट कर दिया, सुनो, मेरा जहाज कोई खैरात बांटने की जगह नहीं है। जो भी इस जहाज पर आएगा उसे काम करना होगा, चाहे वो लड़ना हो, खाना बनाना हो, सफाई करना हो या खेती करना हो। जो जो कर सकता है उसे वो करना होगा। ये सुनकर वह बुजुर्ग खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या इस जहाज पर खेती भी हो सकती है? मैं खेती करने में बहुत माहिर हूँ। मेरे पास 2 बहुत दुर्लभ बीज भी हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तो आज से उस ग्रीन हाउस को तुम ही संभालोगे। फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, क्या अब तुम्हें कोई ऐतराज है? उसने शांति से कहा, नहीं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे साथियों ने उन सभी का जहाज पर स्वागत किया। मैंने उन सबको अंदर चलने के लिए कहा और अपने साथी से मेडिकल किट लाने को कहा। उस डॉक्टर महिला ने उस सफेद बालों वाली लड़की के घाव साफ किए और पट्टी बांधी। उस लड़की ने हौसला दिखाते हुए कहा कि यह बस एक छोटी सी खरोंच है। इसके बाद हम सभी एक शानदार दावत के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे। मैंने उनसे कहा, जी भरकर खा लो, क्योंकि जब पेट भरा होगा तभी तो काम करने की ताकत आएगी। वह बुजुर्ग एक ताजा टमाटर खाकर खुशी के मारे रोने लगा और वह सफेद बालों वाली योद्धा लड़की भी मछली का गर्म सूप पीकर अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। देखते ही देखते उस लड़की ने अपनी प्लेटों का एक ऊंचा पहाड़ खड़ा कर दिया। वह बहुत तेजी से खा रही थी।
गुलाबी बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, खूबसूरत दीदी, आप जितनी खतरनाक लड़ाई करती हैं उतनी ही तेजी से खाना भी खाती हैं। वह लड़की थोड़ी शर्मिंदा हुई और बोली, मेरी सारी ऊर्जा लड़ाई में खर्च हो जाती है और मैंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अब से इस जहाज पर तुम्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जहाज पर तुम्हारा स्वागत है। तभी मुझे सिस्टम से एक और सूचना मिली, नए साथी के जुड़ने का प्रभाव। मेरी सभी शारीरिक क्षमताओं में 500 अंकों की भारी वृद्धि हो गई थी इस अचानक मिली ताकत से। जैसे ही मैंने टेबल पर हाथ रखा, वह बीच से टूटकर बिखर गई और सारा खाना नीचे गिर गया। मैं मन ही मन झल्ला उठा कि यह ताकत का अपग्रेड इतनी गलत टाइमिंग पर क्यों आया। मेरे साथी ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या मैं किसी को मारने की योजना बना रहा हूं। मैंने सफाई देते हुए कहा, अरे नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ। बस अचानक मेरी ताकत थोड़ी बढ़ गई है और मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। चिंता मत करो। मैंने एक नई टेबल लगाने को कहा तो उस छोटी सी छात्रा ने कहा कि वह अपनी विशेष क्षमता से इस लकड़ी की टेबल को ठीक कर सकती है। मेरे साथी ने खुशी खुशी दोबारा खाना बनाने का जिम्मा उठा लिया। पेट भर खाना खाने के बाद मैंने उन लोगों को उनका काम दिखाने का फैसला किया। मैं उस बुजुर्ग को लेकर ग्रीन हाउस में गया। वहां का पूरी तरह से स्वचालित और बिना मिट्टी वाला बेहतरीन वातावरण देखकर वह हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा, इस तबाह हो चुकी दुनिया में ऐसी उन्नत जगह मिलना किसी सपने से कम नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि इस जहाज पर सभी को सबसे बेहतरीन ताज़ा खाना मिल सके। उस बुजुर्ग ने मुझे सबसे बेहतरीन अनाज और फलों के बीज दिखाए। मैंने भी बिना देर किए ग्रीन हाउस की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बाकी सब लोग भी खेती में मदद करने के लिए आगे आ गए। मैं आराम से अपनी कुर्सी पर लेटा हुआ था और सोच रहा था, भले ही ये दुनिया खत्म होने की कगार पर है, लेकिन पहले की उस गुलामों वाली जिंदगी से तो ये दिन कई गुना बेहतर है। हमारे जहाज पर फसलें लहलहाने लगी थीं और सब लोग एक खुशहाल परिवार की तरह रह रहे थे। गुलाबी बालों वाली लड़की मेरे पास आई और खुशी से बोली, शेन भाई, हम बस सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचने ही वाले हैं। अब हमें उस जहरीले घेरे से भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी मेरा ध्यान सामने की तरफ गया और मैं चिल्लाया, गड़बड़ है, कुछ खतरा है। सामने से समुद्री लुटेरों का एक विशाल बेड़ा हमारी तरफ बढ़ रहा था। उनका खूंखार सरदार चिल्लाया, ओए, सामने वाले उस लोहे के कबाड़ को तुरंत रोक दो, आज तो हमारी लॉटरी लग गई। मैंने अपनी दूरबीन से देखा। वे लोग हमारे जहाज के हथियारों को देखकर खुश हो रहे थे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। लुटेरों के सरदार के एक आदमी ने घबराकर कहा, सरदार, उस जहाज पर स्वचालित तोपें हैं, वो हमारे स्तर का नहीं है। यह सुनकर सरदार ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे समंदर में फेंक दिया। वह गुर्राते हुए बोला, मूर्ख, क्या तू मेरा ए रैंक का मैग्नेटिक स्टॉर्म डोमेन टैलेंट भूल गया? इस समंदर में जिस लोहे के जहाज पर जितने ज्यादा हथियार होंगे, वह उतनी ही आसानी से मेरा शिकार बनेगा। वो सारी तोपें कुछ ही देर में मेरी होंगी। उसने दूरबीन से हमारे जहाज पर खड़ी सफेद बालों वाली लड़की को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, ओए जहाज वालों, कान खोलकर सुन लो। अपना जहाज और उस सफेद बालों वाली सुंदर लड़की को मेरे हवाले कर दो, तो मैं तुम सबको जिंदा जाने दूंगा। मैंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, ये कमीने जानवर। इससे पहले कि मैं कुछ करता, उस सफेद बालों वाली लड़की ने अपने बर्फ के जादू से एक विशाल भाला उस सरदार पर दाग दिया। लेकिन उस सरदार ने एक जादुई ढाल बनाकर उस हमले को आसानी से रोक लिया और मुस्कुराते हुए बोला, वाह, ये तो बहुत तीखी है। मैंने आगे बढ़कर उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस करो, अपनी थोड़ी ताकत बचाकर रखो। फिर मैंने उन लुटेरों की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम लोगों को मरने का इतना ही शौक है, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। सिस्टम, पूरी ताकत से हमला करो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मेरे आदेश देते ही हमारे जहाज की भयानक गैटलिंग गन और तोपों ने आग उगलना शुरू कर दिया। गोलियों की बौछार देखकर उस सरदार ने तुरंत अपना जादुई मैग्नेटिक स्टॉर्म कवच सक्रिय कर लिया। सारी गोलियां उस कवच से टकराकर रुक गईं। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, देखा मेरी ताकत, मैं इस कबाड़ लोहे का बेताज बादशाह हूं। मैंने देखा कि हमारी सामान्य गोलियां उस पर बेअसर हैं। तभी मेरे सिस्टम ने सूचना दी कि गोला बारूद का प्रकार बदला जा रहा है। सिस्टम ने समुद्री राक्षस की हड्डियों से बने आर्मर पियर्सिंग शेल लोड कर लिए। वह सरदार अभी भी अपनी जीत पर हंस रहा था, लेकिन जैसे ही नई गोलियां दागी गईं, वे सीधे उसके कवच को चीरती हुई अंदर घुस गईं। वह खौफ से चीख पड़ा, ये धातु नहीं है, नहीं। हड्डियों से बनी उन गोलियों ने एक ही पल में लुटेरों के पूरे बेड़े को तबाह कर दिया। चारों तरफ आग और धुआं फैल गया। उनके जहाज डूबने लगे। मैंने बड़ी शांति से कहा, सिस्टम, दावत का समय हो गया है। मेरे इतना कहते ही मेरे जहाज का अगला हिस्सा एक विशालकाय खौफनाक जबड़े में बदल गया और उसने उन सभी टूटे हुए समुद्री लुटेरों के जहाजों को एक ही बार में चबाना और निगलना शुरू कर दिया। सिस्टम से तुरंत आवाज आई, विशाल मात्रा में समान तत्व और मैग्नेटिक स्टॉर्म कोर को निगल लिया गया है। अपग्रेड की शर्तें पूरी हुई। जहाज को 5वें स्तर पर अपग्रेड किया जा रहा है। जहाज के आकार लेते ही तेज झटके लगने लगे। मैंने सबको कसकर पकड़ने को कहा। अपग्रेड के बाद जहाज इतना विशाल और शानदार हो गया था कि गुलाबी बालों वाली लड़की खुशी से उछल पड़ी। वाह शेन भाई, ये डेक तो इतना बड़ा है कि हम इस पर साइकिल चला सकते हैं। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये रहने की जगह तो मेरे पुराने घर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। उस सफेद बालों वाली लड़की ने जहाज के चारों ओर बने एक जादुई ऊर्जा कवच को छूते हुए कहा, इस शक्तिशाली ऊर्जा ढाल के होने से यह जगह इस तबाह हुई दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना बन गई है। सब लोग जहाज की स्थिरता और बनावट देखकर हैरान थे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहां तक कि वह छोटा बच्चा भी खुशी खुशी डेक पर चलने लगा था। मैंने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया।
हमारा जहाज समंदर में बनी एक विशाल सुनहरी जादुई दीवार के आर पार निकल गया। तभी एक सिस्टम अनाउंसमेंट हुई। सुरक्षित क्षेत्र में सभी खिलाड़ियों का स्वागत है। यहाँ आपको कुछ समय के लिए आराम मिलेगा। आसमान में एक बहुत बड़ा लीडर बोर्ड उभर कर सामने आया। गुलाबी बालों वाली लड़की ने उत्साहित होकर कहा, वाह शेन भाई, दीदी, उस विशाल बोर्ड को देखो। वाहनों की रैंकिंग लिस्ट में हम सीधे पहले नंबर पर आ गए हैं। दूसरी तरफ समंदर में मौजूद बाकी लोग हमारे जहाज की रैंकिंग देखकर सदमे में थे। एक खूंखार सा दिखने वाला आदमी गुस्से से बोला, क्या 5वें स्तर का जहाज? मैंने अपनी जान पर खेलकर मुश्किल से 3रे स्तर के जहाज का सामान जुटाया है। पक्का इस आदमी ने कोई हैक इस्तेमाल किया है। भविष्य में इससे बचकर रहना होगा। एक और आदमी पसीना पोंछते हुए बोला, 9 लाख से ज्यादा पॉइंट, ये तो दूसरे नंबर वाले से 10 गुना ज्यादा है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। एक दूसरे जहाज पर किसी ने अपने बॉस से हमारा जहाज छीनने की बात कही तो उसके बॉस ने उसे डांटते हुए कहा, 5वें स्तर का जहाज छीनना है? क्या मरने का शौक है? सबको बता दो, अगर भविष्य में एलन शेन नाम का यह आदमी कहीं दिखे तो अपना रास्ता बदल लेना। उधर हमारे जहाज पर एकदम शांति थी और हम आराम से मछली भून रहे थे। मैंने सबको शांत करते हुए कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जब हमारा जहाज इतना शक्तिशाली है तो हम पहले नंबर पर नहीं होंगे तो और कौन होगा? गुलाबी बालों वाली लड़की ने हंसते हुए कहा, आखिर ये मेरी एसएसआर वाली किस्मत का ही तो कमाल है। वह स्कूली छात्रा भी खुश होकर बोली, अब हमें रात में समुद्री राक्षसों के डर से जागना नहीं पड़ेगा। मैं आराम से कुर्सी पर बैठा एक स्ट्रॉबेरी खा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जैसा एक आम इंसान जो कल तक बस दूसरों के इशारों पर काम करता था, आज इस दुनिया की रैंकिंग में सबसे ऊपर होगा। सच में ये सब किसी जादू जैसा लगता है। रात हो चुकी थी। हमारे जहाज के सोने वाले केबिन किसी आलीशान होटल से कम नहीं थे। सब लोग आराम से सो रहे थे, लेकिन वह सफेद बालों वाली लड़की उठकर डेक पर चली गई। बाहर तेज तूफान था, लेकिन हमारी ऊर्जा ढाल के कारण जहाज एकदम सुरक्षित था। मैं 2 ताजे ड्रिंक्स लेकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ, अभी तक नींद नहीं आई? उसने ड्रिंक लेते हुए कहा, धन्यवाद, बस नींद नहीं आ रही थी तो ताज़ी हवा खाने आ गई। मैंने उसके पास खड़े होकर कहा, तो चलो कुछ बातें कर लेते हैं। वैसे मेरे मन में काफी समय से एक सवाल था, तुम इतनी ताकतवर हो कि इस दुनिया में अकेले भी बहुत आराम से जिंदा रह सकती हो, फिर उस दिन तुमने उन अनजान लोगों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान दांव पर क्यों लगा दी थी? उसने अपनी खूबसूरत आंखें झुकाते हुए कहा, सच कहूं तो इसके पीछे मेरा खुद का स्वार्थ छिपा था। मैं हैरान रह गया और बोला, क्या दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना तुम्हारा स्वार्थ कैसे हो सकता है? सफेद बालों वाली लड़की उदास होकर कहती है कि वह बस अपनी जान बचाना चाहती थी, लेकिन सच तो यह है कि उसकी एक बहन भी है जो उसके जीने का इकलौता सहारा है। इस महासागर वाले खेल में फंसने के बाद सिस्टम में बातचीत और व्यापार का विकल्प तो खुल गया है, लेकिन वह अपनी बहन से बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर पा रही है। उसे शक है कि वे लोग अलग अलग सर्वर में बांट दिए गए हैं। वह रोते हुए कहती है कि वह सबको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, बस इसी उम्मीद में कि अगर उसकी बहन भी किसी अनजान समंदर में बेसहारा हो तो कोई उसकी तरह ही उसकी बहन का भी हाथ थाम ले। यह सुनकर लिन शियान उसे दिलासा देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसी अच्छी बहन होने पर उसकी किस्मत भी जरूर अच्छी होगी। अगर वह भी इसी खेल का हिस्सा है तो वे एक दिन जरूर मिलेंगे और तब यह जहाज ही उनका नया घर होगा। या फिर हो सकता है कि वह इतनी खुशकिस्मत हो कि इस खौफनाक खेल में फंसी ही न हो। लड़की आंसू पोंछते हुए लिन शियान को शुक्रिया कहती है। कुछ समय बाद जब लिन शियान और वह लड़की डेक पर आराम कर रहे होते हैं, तभी गुलाबी बालों वाली एक लड़की दौड़ती हुई आती है। वह बताती है कि रडार के अनुसार उनके ठीक सामने 5 मील की दूरी पर कुछ लोगों के बीच भयंकर लड़ाई हो रही है। दूर समंदर में एक खूंखार समुद्री लुटेरा अपने आदमियों से चीख कर कहता है कि जहरीले कोहरे से बच निकलने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस इलाके में सिर्फ उसी का कानून चलता है। वह सामने वाले जहाजों को तबाह करने का हुक्म देता है और क्रूरता से हंसते हुए कहता है कि आदमियों को मारकर मछलियों का चारा बना दो और औरतों और सारे सामान को लूट लो। तभी उस लुटेरे का एक भारी गोला सीधे लिन शियान के जहाज की ओर आता है, लेकिन एक शक्तिशाली ऊर्जा कवच उसे हवा में ही रोक लेता है। यह देखकर लिन शियान को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है कि लड़ाई झगड़ा तो ठीक था, लेकिन इन लोगों ने मेरे घर का कांच तोड़ने की जुर्रत कैसे की? वह अपने साथी से कहता है कि अब उन पर बिल्कुल भी रहम मत खाना। पलक झपकते ही लिन शियान के जहाज से एक विनाशकारी लेजर किरण निकलती है और लुटेरों के जहाज के चीथड़े उड़ा देती है। एक ही झटके में पूरी दुश्मन नाव एक बड़े धमाके के साथ लहरों में दफन हो जाती है। धमाके से बचे हुए कुछ लोग एक छोटी सी नाव पर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी लिन शियान को उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वह आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि उसकी खासियत खुफिया जानकारी जुटाने में है। वह इस जहाज पर पनाह पाने के बदले अपनी एक बेहद गुप्त और अहम जानकारी उनके साथ बांटना चाहता है। लिन शियान उसे अपनी बात साबित करने का मौका देता है। वह आदमी बताता है कि यह समंदर का खेल कोई आम सर्वाइवल गेम नहीं है, बल्कि यह उच्च कोटि के देवताओं द्वारा रची गई एक खौफनाक परीक्षा है। आगे चलकर एक रहस्यमयी तीर्थयात्रा का रास्ता खुलेगा और जो इसे पार कर लेगा वही असली चुना हुआ इंसान बनेगा। यह जानकारी लिन शियान को काफी दिलचस्प लगती है और वह उन सभी लोगों को अपने जहाज पर आने की इजाजत दे देता है। जैसे ही वे लोग जहाज पर कदम रखते हैं, सिस्टम लिन शियान को बधाई देता है कि 7 नए साथियों के जुड़ने से उसकी सारी शक्तियां बढ़ गई हैं। लिन शियान को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह सोचता है कि जहाज पर तो 8 लोग चढ़े हैं, फिर सिस्टम ने सिर्फ 7 लोगों के जुड़ने की बात क्यों कही? वह उन सभी को कड़ी चेतावनी देते हुए कहता है कि अगर किसी ने भी जहाज पर कोई चालाकी या गद्दारी करने की कोशिश की
तो उसका अंजाम उस तबाह हुए जहाज से भी ज्यादा खौफनाक होगा। सारे लोग डर के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसी भीड़ में छिपा वह खुफिया जानकारी देने वाला आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा होता है। रात के घने अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, उस आदमी की आंखें रहस्यमयी बैंगनी रंग में चमक उठती हैं। उसकी गर्दन पर बना काले कौवे का टैटू अचानक एक भयानक साए में बदल जाता है और वह चुपचाप लिन शियान के कमरे में घुस जाता है। वह आदमी अपने हाथ में एक खंजर लिए लिन शियान के बिस्तर के पास खड़ा हो जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को उसने कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। वह खुलासा करता है कि उसकी असली ताकत जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि किसी भी रूप में ढल जाने वाला पक्का छलावा है। वह सोचता है कि लिन शियान को मारते ही यह पूरा शानदार जहाज, इसके हथियार और सारा सामान उसका हो जाएगा। वह पूरी ताकत से लिन शियान के सीने में खंजर घोंप देता है, लेकिन खंजर लिन शियान के शरीर से टकराकर कांच की तरह चूर चूर हो जाता है। लिन शियान तुरंत उठ बैठता है। हमलावर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लिन शियान हंसते हुए कहता है कि वह सुबह से ही इंतजार कर रहा था कि उन 8 लोगों में से वह बग कौन है जिसे सिस्टम ने नहीं पहचाना। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने घिसे पिटे खंजर से तू मुझे मारने आया था। लिन शियान उसे बताता है कि उसके सभी साथियों की शक्तियों के जुड़ने और उसके एक शक्तिशाली दोस्त के 10% शारीरिक बल के मिलने से उसकी ताकत आसमान छू चुकी है। अब उसका शरीर फौलाद से भी ज्यादा मजबूत है। वह डरपोक आदमी पीछे खिसकने लगता है, लेकिन लिन शियान उसे पकड़कर उसकी अच्छी तरह मरम्मत कर देता है। डेक पर लाकर लिन शियान अपने साथी को आदेश देता है कि इस कचरे ने जहाज गंदा कर दिया है, इसे बहुत दूर फेंक दो। उस गद्दार को एक भारी क्रेन से उठाकर सीधा समंदर में फेंक दिया जाता है और आसमान से गिरती बिजली उसे पल भर में राख कर देती है। यह भयानक नजारा देखकर बाकी सारे नए लोग कांप उठते हैं और घुटनों के बल गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वे कसम खाते हैं कि उन्हें उस आदमी के इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सफेद बालों वाली लड़की अपनी बर्फीली तलवार निकाल लेती है, लेकिन लिन शियान उन सबको उठने के लिए कहता है। वह समझाता है कि वह अपने जहाज पर निकम्मे लोगों को नहीं रखता, लेकिन जो लोग सच में जीना चाहते हैं वह उनकी इज्जत करता है। वह कहता है कि वे लोग इसे अपना घर समझें तो यह जहाज हमेशा उन्हें पनाह देगा, लेकिन अगर किसी ने भी गद्दारी की तो उसका अंजाम भी उसी टूटते हुए तारे जैसा होगा। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और लिन शियान को दिल से शुक्रिया कहते हैं। सुबह की सुनहरी धूप के साथ जहाज पर एक नया दिन शुरू होता है। सभी लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सफेद बालों वाली लड़की पौधों को पानी दे रही है, कोई सफाई कर रहा है तो कोई खाना बना रहा है। एक हट्टा कट्टा आदमी सबको खाने के लिए बुलाता है। एक बुजुर्ग खुशी खुशी बताता है कि उन्होंने खास ऊर्जा वाले चावल उगाने में कामयाबी हासिल कर ली है और अब वे समंदर के बीचों बीच भी ताजे चावलों का मजा ले सकते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बड़े चाव से चावल खा रहे होते हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है कि रोज रोज भुनी हुई मछली खाकर वह बोर हो गई थी। ये चावल बहुत स्वादिष्ट हैं। लिन शियान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि चावल की खुशबू ही अलग है। अचानक वे लोग खिड़की से बाहर एक बेहद खूबसूरत नजारा देखते हैं। आसमान में रंग बिरंगी औरोरा फैलने लगती है। गुलाबी बालों वाली लड़की हैरान होकर पूछती है कि बाहर औरोरा कैसे आ सकती है। लिन शियान भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर यह क्या चमत्कार है। अचानक दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। लिन शियान एक आलीशान और आधुनिक शहर के अपार्टमेंट में एक आरामदायक सोफे पर लेटा हुआ है। वो बड़े मजे से टीवी देख रहा है और उसके सामने फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक रखी है। वह अंगड़ाई लेते हुए कहता है कि यही तो वह जिंदगी है जो वह हमेशा से जीना चाहता था। समय पर काम खत्म करो, घर आकर आराम से लेट जाओ, कोई परेशानी नहीं, बस ठंडी हवा और फ्राइड चिकन का मजा। वह एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर मजे से खाता है, लेकिन चबाते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह कहता है कि नहीं, ये सब बहुत झूठा लग रहा है। वह पहले एक मामूली सा कर्मचारी हुआ करता था और इस फ्राइड चिकन का स्वाद तो लेई झान के हाथों से बने भुने हुए मांस के सामने कुछ भी नहीं है। उसे तुरंत एहसास होने लगता है कि यह कोई हकीकत नहीं, बल्कि किसी का बिछाया हुआ खूबसूरत छलावा है। यह भुना हुआ मांस कुछ अजीब लग रहा है। एक सेकंड, लेई झान, लेंग निंग, तांग तांग, ये सब सच नहीं है। मुझे याद आ गया, भले ही बाहर दुनिया का अंत हो चुका हो, लेकिन वो असलियत इस झूठी और खोखली शानदार जिंदगी से कहीं ज्यादा बेहतर है। यहाँ हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कोई बेशकीमती खजाना और बेहतरीन खाना पाकर खुश था, तो किसी को अपनी मनपसंद चीजें मिल रही थीं। वो बुजुर्ग रो रहे थे क्योंकि आखिरकार किसी ने उनके सिद्धांतों को मान लिया था, और हमारा ये हट्टा कट्टा साथी अपने ही किसी नाटक के लिए तालियां बटोर रहा था। मैंने अपनी बहन को जगाने की कोशिश की, जो रोते हुए मुझे ही पुकार रही थी। मैंने उसे झकझोर कर कहा कि ये सब सिर्फ एक भ्रम है। फिर मैंने उस लड़की पर पानी फेंका, पर वो भी अपनी ही दुनिया में मगन थी और चिल्ला रही थी कि ये सब उसका है। इस पहलवान को तो मैंने एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद किया, पर उसे लगा जैसे कोई जज उसकी तारीफ कर रहा हो, और वो आगे भी मेहनत करने का वादा करने लगा। मुझे समझ आ गया कि इस तरह बाहर से ताकत लगाकर इन्हें इस भ्रम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। मैंने अपने जहाज के सिस्टम फागे से पूछा कि क्या वो ठीक है। उसकी तरफ से सब सही होने का इशारा मिलते ही मैं दौड़कर बाहर डेक पर आ गया। सामने समंदर के बीचों बीच एक विशाल चमकता हुआ कमल खिला था। तो यही वो मुख्य जड़ थी जिसने हम सबको इस भ्रम के जाल में फंसा रखा था। मैंने फागे को आदेश दिया कि इसे खत्म कर दो। मेरे आदेश पर जहाज ने अपनी तोपें खोल दी और उस कमल पर ताबड़तोड़ लेजर से हमला कर दिया, लेकिन उस अजीब पौधे ने अपने बचाव के लिए एक जादुई ढाल बना ली। तभी अचानक मेरी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल मैं एक प्राचीन राजा के सिंहासन पर बैठा था। दासियां और मंत्री मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे, मुझे दुनिया का मालिक बता रहे थे।
मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने चिल्लाकर कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा ये राजपाट, मुझे तो काम पर भी नहीं जाना और तुम मुझसे ये सारे कागजात पढ़ने को कह रहे हो। मैं इस ड्रामे से तंग आ चुका था और मैंने इस भ्रम को भी चकनाचूर कर दिया। मैं वापस अपने जहाज पर आ गया। वो कमल अब अपनी जान बचाकर पानी के अंदर भागने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने भी ठान लिया था कि इसे छोड़ना नहीं है। मैंने राडार से उसे लॉक किया और पानी के भीतर मार करने वाली टॉर्पीडो मिसाइलें दाग दी। मिसाइलों ने पानी के अंदर उस जीव का पीछा किया और एक भयानक धमाके के साथ उसे नेस्तनाबूद कर दिया। समंदर का पानी आसमान तक उछल गया और वहां एक सतरंगी इंद्रधनुष बन गया। धमाके के बाद उस जीव के अवशेष से एक चमकता हुआ क्रिस्टल बाहर आया। मेरे जहाज ने अपना सामने का हिस्सा खोला और उस क्रिस्टल को निगल लिया। ये उस इल्यूजन ड्रीम मदर लोटस का कोर था। इसे निगलते ही हमारे जहाज को एक नई जादुई ढाल मिल गई, जो हमें किसी भी तरह के मानसिक हमले से बचा सकती थी। लेकिन जहाज को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए हमें अभी भी एक बहुत ही उच्च स्तर के ऊर्जा कोर की जरूरत थी। तभी मेरे सारे साथी बदहवास होकर बाहर आए। वो पूछ रहे थे कि क्या कोई भूकंप आया है या हमने किसी समुद्री राक्षस से टक्कर ले ली है। उस पहलवान का तो गाल अभी भी सूजा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे नींद में किसी भालू ने उसे थप्पड़ मारा हो। मैंने बात को घुमाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस एक बड़ी सी गोभी मिल गई थी जो भ्रम पैदा कर रही थी, तो मैंने मिसाइलों से उसकी सब्जी बना दी। मेरी बहन ने मुझे फिर से जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। वो लड़की सिस्टम को कोस रही थी कि उसने इतने बड़े खतरे की कोई चेतावनी क्यों नहीं दी। मुझे लगने लगा था कि वो तथाकथित देवता कभी चाहते ही नहीं थे कि हम सच में सुरक्षित रहें, और मेरा शक बिल्कुल सही था। कहीं दूर बैठे वो अंधेरे के देवता हमारी इस हरकत से तिलमिला उठे थे। उनका वो जादुई कमल जो आत्माओं को काबू करने के लिए था, मैंने उसे अपनी ताकत से ही कुचल दिया था। उन्हें मेरी ये बगावत रास नहीं आई। उन्होंने तय किया कि अगर मैं उनके बुने हुए भ्रम में शांति से नहीं मरना चाहता तो वो मुझ पर असली और खौफनाक ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और उनकी इसी साजिश का हिस्सा था वो खूंखार हत्यारा जो एक तेज रफ्तार नाव पर हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसे मुझ पर यानी लिन शियान पर हमला करने का आदेश मिला था। उसके हाथ में एक लाल रंग की चमकती हुई तलवार थी जो उसे किसी देवता ने दी थी। उस जादुई ताकत को पाकर वो पागल सा हो रहा था और खुद को इस समंदर का इकलौता अजेय योद्धा समझ रहा था। हम लोग डेक पर बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। हम जानते थे कि आगे का रास्ता और भी खतरनाक होने वाला है। उस हत्यारे की बातों पर तो हमें वैसे भी बिल्कुल भरोसा नहीं था। हम यह भी महसूस कर रहे थे कि देवता हमारे पीछे पड़े हैं। हमें अपने जहाज को अपग्रेड करना ही था, बस उस ऊर्जा कोर की तलाश थी। तभी अचानक राडार पर खतरे की घंटी बजी। मैंने तुरंत सबको जहाज के निचले हिस्से में सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। वो हत्यारा अपनी नाव पर खड़ा होकर मुझे बाहर आकर मरने के लिए ललकार रहा था। मेरी बहन ने कहा कि वो पहले उसकी ताकत का अंदाजा लगाएगी। उसने अपनी पूरी ताकत से बर्फ का एक भयानक तूफान उस हत्यारे पर छोड़ दिया, लेकिन उस आदमी ने अपनी उस लाल तलवार से उस हमले को बड़ी आसानी से रोक लिया और पलटवार किया। मेरी बहन पीछे हट गई और मैंने उसे संभाल लिया। वो हाँफते हुए बता रही थी कि उस तलवार में मौजूद ऊर्जा बहुत ही खौफनाक है, जिसने उसकी शक्तिशाली बर्फ की ताकत को भी पूरी तरह से दबा दिया। ये सुनकर मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। अगर वो तलवार इतनी ताकतवर है तो क्या वो वही ऊर्जा कोर नहीं हो सकती जिसकी मेरे जहाज को सख्त जरूरत है? मैंने मुस्कुराते हुए अपनी बहन से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। अगर हमारी जादुई ताकतें काम नहीं आ रही तो हम अपनी तोपों से उसे बात समझाएंगे। मैंने फागे को अपनी पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। जहाज की सारी तोपों ने उस हत्यारे पर आग उगलनी शुरू कर दी। वो भी बड़ी फुर्ती से हमारे हमलों से बचते हुए हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगा। उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। वो चिल्ला रहा था कि हमारी तोपें अच्छी हैं, लेकिन करीब आते ही वो इस लोहे के जहाज को कबाड़ में बदल देगा। इस आदमी को लगा था कि वो अपने इस जलते हुए हथौड़े से मेरे जहाज का सुरक्षा कवच तोड़ देगा। वो जोर जोर से हंसने लगा और मुझे ललकारते हुए कहने लगा कि लिन शियान, तुम्हारा ये कछुए का खोल अब टूट चुका है। देखा तुमने? यही है देवताओं की असली ताकत। मुझे अपने जहाज पर आने दो, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला देवता हूँ। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत तो उसके सिर पर मंडरा रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए उससे कहा, मौत सामने खड़ी है और तुम अब भी मुस्कुरा रहे हो? मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है मेरे इस जहाज की गति इतनी तेज है, फिर भी मैं पहले यहाँ से क्यों नहीं भागा? उसे जवाब सोचने का मौका ही नहीं मिला। जैसे ही उसने जहाज पर कदम रखा, मेरे सिस्टम ने तुरंत घोषणा कर दी कि दुश्मन जहाज पर आ चुका है और हमारा विशेष क्षेत्र माइंड एंकर सक्रिय हो गया। पल भर में ही उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका वो खास हथियार हमारे कब्जे में था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, इस शानदार दैवीय हथियार को खुद यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। मैंने अपने साथी से कहा, लो भाई, तुम्हारे लिए एक शानदार तोहफा आ गया है। मेरे कहते ही जहाज ने उस उच्च स्तरीय ऊर्जा वाले हथियार को निगलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हमारा जहाज अपग्रेड होकर लेवल 6 का जहाज बन गया। इस भयानक ऊर्जा के झटके से वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वो घबराहट में चिल्लाने लगा कि उसकी तलवार, उसका वो दैवीय हथियार कहाँ गया और मैंने उसके साथ क्या किया है। मैंने बड़ी शांति से जवाब दिया कि मेरे जहाज ने उसे खा लिया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था। वो बौखलाकर चिल्लाया कि यह असंभव है। वो देवताओं की ताकत थी और एक खटारा जहाज उसे कैसे निगल सकता है। उसने अपना हथियार वापस मांगा और मुझ पर झपटा, लेकिन मैंने एक जोरदार मुक्के से उसे वहीं ढेर कर दिया। खून से लथपथ वो जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। उसने मुझसे पूछा कि ये ताकत कहाँ से आई, क्योंकि मेरे पास तो कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। मैंने उसके करीब जाकर उसे सच्चाई बताई, तुम्हारी ये ताकत और कुछ नहीं, बस उन तथाकथित देवताओं द्वारा फेंकी गई एक हड्डी है, जबकि मैं और मेरा जहाज एक दूसरे के साथी हैं।
हम एक साथ जीते हैं। उसका खेल खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने जहाज के सिस्टम से डेक की सफाई करने को कहा। अगले ही पल जहाज के एक बड़े से रोबोटिक हाथ ने उसे जंजीरों में जकड़ लिया और हवा में उछालकर समंदर की गहराई में फेंक दिया। सब कुछ शांत होने के बाद मैंने जहाज का दरवाजा खोला और सभी को बताया कि खतरा टल चुका है और अब सब बाहर आ सकते हैं। बाहर आते ही वो गुलाबी बालों वाली लड़की घबराते हुए बोली कि बाहर जो तोपों और धमाकों की आवाजें आ रही थीं, उन्होंने तो उसकी जान ही निकाल दी थी। तभी उस ऊंचे पूरे आदमी की नजर हमारे नए बदलाव पर पड़ी। वो खुशी से झूम उठा और कहने लगा कि हमारा जहाज तो फिर से विकसित हो गया है और ये नया भारी सुरक्षा कवच तो सच में हमें अजेय बना देगा। पीछे खड़े लोगों ने भी राहत की सांस ली और कहने लगे कि इस प्रलय के समय में मेरे साथ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैंने उन्हें शांत कराते हुए कहा कि अब मेरी इतनी तारीफ भी मत करो और जाकर अपने अपने काम में लग जाओ। जहाज समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में बैठे वो क्रूर देवता हमें ही देख रहे थे। वे मुझे एक कीड़ा समझ रहे थे। एक देवता ने गुस्से में कहा कि वो आदमी कितना बेकार था। उन्हें लगा था कि इस कीड़े में कुछ तो बात होगी। वो तो इसे अपना चुना हुआ दूध बनाने वाले थे, लेकिन बहुत जल्द तीर्थ यात्रा का रास्ता खुलने वाला था। अगर मैंने उस रास्ते पर कदम रखा तो वे मुझे ऐसी सजा देने वाले थे कि मैं न जी पाऊंगा और न ही मर पाऊंगा। तभी अचानक आसमान से कुछ रहस्यमयी संकेत गिरने लगे और हमारे सामने एक घोषणा हुई। सिस्टम ने कहा कि सभी खिलाड़ियों को बधाई, हमने शुरुआती परीक्षा पास कर ली है और हमारे जीवित रहने के आंकड़े बहुत शानदार रहे हैं। अब हम सभी ने आधिकारिक तौर पर देवताओं के दर्शन करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए। उस लड़की ने घबराकर मुझसे पूछा कि क्या ये सब खत्म हो गया है और क्या हमने ये खेल पार कर लिया है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, एक खतरे का सायरन बज उठा। चेतावनी दी गई कि सुरक्षित क्षेत्र जल्द ही बंद होने वाला है। अगले 10 मिनट में एक जानलेवा धुंध इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी और जो भी जीव यहाँ पीछे छूटेगा उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। ये सुनते ही हम सबके होश उड़ गए। तभी हमारे सामने का समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और 2 नए रास्ते खुल गए। बाईं ओर था देवताओं का पवित्र मार्ग, जिस पर चलकर हम मंजिल तक पहुंचते और देवताओं का असीम आशीर्वाद और शक्ति पाते, और दाईं ओर था देवताओं द्वारा त्यागा गया मार्ग। अगर हम इस खौफनाक रास्ते पर जाते तो हमें देवताओं की कृपा कभी नहीं मिलती और केवल अंतहीन निराशा और मौत ही हमें निगल लेती। 10 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और हमें जल्द ही कोई फैसला लेना था। गुलाबी बालों वाली लड़की ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि उन्होंने तो डरा ही दिया था, लेकिन ये तो बहुत आसान है, हमें बस वो बाईं तरफ वाला पवित्र रास्ता ही तो चुनना है। लेकिन हमारी डॉक्टर ने उसे टोकते हुए कहा कि जिंदगी और मौत का फैसला करने के लिए सिर्फ 10 मिनट, ये कोई जीने का मौका नहीं दे रहे हैं। ये लोग हमारे अंदर खौफ पैदा करके हमारी सोचने समझने की ताकत छीनना चाहते हैं। उस बुजुर्ग आदमी ने भी सहमति जताते हुए कहा कि जल्दबाजी में इंसान अक्सर सिर्फ जाल में रखे चारे को ही देख पाता है। जाल जितना गहरा होता है उसे उतनी ही चालाकी से छिपाया जाता है। मेरी साथी ने भी अपनी बात रखी कि जब से हमने इस खेल में कदम रखा है, हमने कभी इन देवताओं की कोई भलाई नहीं देखी है। अगर बाईं तरफ का रास्ता सच में हमारी जान बचाने के लिए होता तो फिर ये दाहिनी तरफ वाला मौत का रास्ता देने का क्या तुक था। शायद जिस जगह को ये देवता नापसंद करते हैं वहीं तक इनके हाथ नहीं पहुंच सकते। उसकी बातों में बहुत दम था। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और कहा कि अगर ये सच में हमारी मदद करना चाहते तो पीछे से आने वाली उस जहरीली धुंध को ही रोक देते। ये जबरदस्ती हम पर 2 विकल्पों का दबाव क्यों बना रहे हैं? जिस रास्ते को ये लोग पवित्र बता रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़ा लालच है, इसलिए हम इसके बिल्कुल उलट जाएंगे। हम दाईं ओर का वो खौफनाक रास्ता चुनेंगे। लेकिन मुझे एक चिंता भी थी। मैंने उनसे कहा कि क्या हो अगर हमारा ये सोचना गलत निकला? उस रास्ते पर सिर्फ मौत और निराशा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम सब भी मौत के मुंह में चले जाओ। लेकिन मेरी साथी ने तुरंत कहा कि मैं जो भी रास्ता चुनूंगा वो हमेशा मेरे साथ चलेगी। उस ऊंचे पूरे आदमी ने भी छाती ठोक कर कहा कि वैसे भी ये जिंदगी मैंने ही बचाई है, अगर गलत रास्ता चुन भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा जान ही तो जाएगी। बाकी सबने भी एक सुर में मेरा साथ देने का फैसला किया और कहा कि अगर मैं नहीं होता तो वे कब के मर चुके होते। अब चाहे जो हो जाए वे मेरे साथ ही आगे बढ़ेंगे। ये कोई देवताओं का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि हमें मिटाने की एक साजिश थी। उन्होंने सजा देने के लिए एक पूरा सिस्टम बना रखा था। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ताकत के नशे में चूर होकर किया गया अत्याचार था। अतीत में मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज कोई भी मेरे गले में गुलामी का पट्टा नहीं डाल सकता। मैंने अपने हाथ को कसकर भींचते हुए कहा, तुम्हारे इस बकवास प्रस्ताव को मैं ठुकराता हूँ। मैंने तुरंत आदेश दिया कि चलो चलकर देखते हैं कि उस रास्ते पर क्या है जिसे इन देवताओं ने भी ठुकरा दिया है। जहाज की रफ्तार पूरी तरह बढ़ा दी गई और हम उस मौत के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस भयानक अंधकार में घुसते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ खामोशी और एक अजीब सा डर था। तभी कंट्रोल रूम में बैठी मेरी साथी के चेहरे की रंगत उड़ गई। उसने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कांपती आवाज में कहा कि रडार पर चारों तरफ सिर्फ लाल निशान दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा समंदर अनगिनत खूंखार राक्षसों से भरा पड़ा है। उसके इतना कहते ही समंदर का पानी उबलने लगा और विशालकाय भयानक राक्षसों ने हमारे जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। हमारे सिस्टम ने तुरंत बड़े पैमाने पर दुश्मनों के हमले की चेतावनी दी और जहाज का स्वचालित रक्षा कवच सक्रिय कर दिया गया। जहाज पर मौजूद सभी तोपें और हथियार बाहर निकल आए और उन राक्षसों पर आग बरसाने लगे। समंदर में भयंकर धमाके होने लगे और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। लेजर बीम और मिसाइलों से वो दानव टुकड़ों में बंट रहे थे, लेकिन उनकी तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घंटों की लगातार गोलीबारी के बाद भी ये एक ऐसी खौफनाक जंग लग रही थी जिसका शायद कोई अंत ही नहीं था। सिस्टम की चेतावनी लगातार गूंज रही थी। हाई इंटेंसिटी डिफेंस को 21 घंटे 45 मिनट हो चुके हैं। हथियारों के एरे बुरी तरह घिस चुके हैं।
दाईं ओर की 3 नंबर तोप की बैरल अपने टूटने की कगार पर है और डिफेंस में जल्द ही दरार आने वाली है। मैं स्क्रीन देखते हुए खुद से कह रहा था, समुद्री राक्षसों को निगलकर हम गोला बारूद तो लगातार पा सकते हैं, लेकिन तोप की बैरल का घिसना कोई नहीं रोक सकता, जब तक कि मेरा जहाज फाग एक बार फिर से विकसित न हो जाए। मैंने सिस्टम से पूछा, फाग अगले लेवल के जहाज में विकसित होने के लिए अब किस चीज की कमी है? सिस्टम ने बताया कि बुनियादी सामग्री पूरी है, लेकिन दिव्य अग्नि यानी डिवाइन फायर सीड की कमी है। मैंने हताश होकर सोचा, ये रास्ता तो देवताओं द्वारा त्यागा गया है, यहाँ भला दिव्य अग्नि कहाँ से आएगी? तभी एक जोरदार धमाका हुआ। मैं चिल्लाया, दाईं ओर की तोपें काम करना बंद कर चुकी हैं। सभी गैर लड़ाकू लोग तुरंत सुरक्षित केबिन में जाएं। लड़ाकू दल अपनी पोजीशन लेने के लिए तैयार रहें। सुरक्षा कवच टूट चुका था और 3 खूंखार समुद्री भेड़िए सीधे हमारे डेक पर कूद पड़े। लेकिन तभी हमारी सफेद बालों वाली साथी आगे आई और अपनी बर्फ की शक्तियों से उन राक्षसों को वहीं जमा दिया। हमारे उस ऊंचे पूरे कमांडर साथी ने अपनी दोनों तलवारें निकाली और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हाथों में भी कब से खुजली हो रही थी, मेरी डीप सी डिसेक्टर की ताकत आखिरकार आज काम आएगी। उसने उन राक्षसों को काटना शुरू कर दिया। पीछे खड़े उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी बंदूक तानते हुए कहा, अगर जहाज डूब गया तो वो सुरक्षित केबिन भी एक लोहे के ताबूत से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आज हम मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। रोती हुई उस लड़की और अपने बच्चे को गोद में लिए उस माँ ने भी हार न मानने की ठान ली थी। हम सब एक साथ मोर्चे पर डट गए, लेकिन राक्षस हर तरफ से टूट पड़े थे। एक विशालकाय केकड़ा राक्षस जहाज पर आ गिरा। हमारी गुलाबी बालों वाली साथी अपनी भारी मशीन गन से गोलियां बरसाते हुए रोने लगी। ये खत्म ही नहीं हो रहे हैं, हम इन्हें नहीं मार सकते। क्या हमने सच में गलत रास्ता चुन लिया था? मैंने एक विशाल लंगर उठाकर उस केकड़े के सिर पर दे मारा और चिल्लाकर कहा, उस रास्ते के बारे में सोचना बंद करो जिसे हमने चुना ही नहीं। अब सही और गलत का कोई मतलब नहीं रह गया है। इन चीजों को कुचल कर रख दो। जब तक हम आखिरी सांस तक जिंदा हैं, हम ही एकमात्र सही जवाब हैं। मेरी बात सुनकर सब में एक नया जोश भर गया। तभी एक चमत्कार हुआ। सिस्टम की आवाज गूंजी, नश्वर इंसानों के फौलादी इरादे को हासिल कर लिया गया है। विकास की शर्त पूरी हुई, दिव्य अग्नि मिल गई है। लेवल 7 के जहाज का विकास शुरू किया जा रहा है। मैं हैरान रह गया। तो दिव्य अग्नि का मतलब असल में ये था। एक भयंकर ऊर्जा के साथ मेरा जहाज पूरी तरह से बदल गया। सिस्टम में घोषणा की, विकास पूरा हुआ। वर्तमान रूप, स्टार सी बैटल फोर्ट्रेस, मैट्रिक्स एनर्जी शील्ड, फुली ऑटोमेटिक लेजर डिफेंस टॉवर एरे और एंटी मैटर मेन कैनन अनलॉक हो चुके हैं। ऑर्बिटल स्ट्राइक मॉड्यूल को चार्जिंग की जरूरत है और विल फर्नेस भी अनलॉक हो गया है। अपग्रेड होते ही हमारे जहाज ने पूरे समंदर में लेजर बीम की बारिश कर दी। पल भर में वो सारे राक्षस भाप बनकर उड़ गए और समंदर में आग की लपटें उठने लगीं। कमांडर खुशी से चिल्लाया, फाग बहुत ही जबरदस्त है, क्या धमाका था। गुलाबी बालों वाली लड़की जमीन पर लेटकर हंसने लगी। हा, बहुत अच्छा हुआ, हमारी जान बच गई। मैंने सबसे कहा, सब एक गहरी सांस लो, इस आतिशबाजी को एक जश्न की तरह मनाओ। तभी कमांडर ने पूछा, अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? क्या सारे राक्षस मारे गए? सफेद बालों वाली लड़की ने घबराकर कहा, नहीं, वे सब एक साथ हमारी फायरिंग रेंज से पीछे हट गए हैं। अगले ही पल समंदर में एक खौफनाक बवंडर उठा और अनगिनत राक्षसों से बना एक रोंगटे खड़े कर देने वाला विशाल ऑक्टोपस दानव बाहर आ गया। सिस्टम ने तुरंत चेतावनी दी, सुपर स्टैंडर्ड जीवन रूप का पता चला है। इसकी खुद को तेजी से ठीक करने की क्षमता रूल लेवल की है और भौतिक प्रतिरोध 90% है। मैंने चिल्लाकर कहा, फाग इसे उड़ा दो। लेकिन हमारे जहाज की भयानक तोपों का भी उस दानव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उस हमले को सीधा निगल लिया। मैंने पसीना पोंछते हुए कहा, फाग सीधे सबसे शक्तिशाली ऑर्बिटल स्ट्राइक का इस्तेमाल करो। सिस्टम ने जवाब दिया, ऑर्बिटल स्ट्राइक की मांग, चेतावनी, इस हथियार का ऊर्जा स्तर बहुत अधिक है। इसे चार्ज होने में 1 मिनट लगेगा और इस दौरान जहाज के सभी हथियार और सुरक्षा कवच बंद हो जाएंगे। क्या आप पुष्टि करते हैं? मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने अपने साथियों को बताया, ऑर्बिटल स्ट्राइक के लिए पूरे जहाज को 1 मिनट तक अपनी फायरिंग रोकनी होगी। बुजुर्ग आदमी ने आगे आकर कहा, तुम उसे चार्ज करो। हम कुछ बूढ़े और कमजोर लोग सपोर्ट जहाज लेकर इस राक्षस का ध्यान भटकाएंगे। हमारे मोटे साथी ने भी हाथ उठाकर कहा, मेरी ताकत हेट्रेड ट्रांसफर है, मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लूंगा। मैंने गुस्से से उन्हें रोका, मैं तुम्हें हालात बता रहा हूँ, तुम्हें तोप का चारा बनने के लिए मरने नहीं भेज रहा हूँ। इस बार के अपग्रेड से विल फर्नेस अनलॉक हुआ है। तुम सब अपनी ताकत मुझे दे दो, मैं जाकर उस राक्षस को रोकूंगा और समय निकालूंगा। लेकिन सफेद बालों वाली साथी मेरे सामने आ गई। उसने कहा, तुम्हारी ताकत विनाशकारी है, जो सिर्फ उसकी ठीक होने की क्षमता से खत्म हो जाएगी। हमें बस समय बिताना है और मेरा फ्रीजिंग डोमेन इसके लिए सबसे सही है। मुझ पर भरोसा करो। मैंने अपने कांपते हाथों को भींचा और कहा, ठीक है फाग, विल फर्नेस को शुरू करो, लक्ष्य लॉक करो, फ्रीज। ऑर्बिटल स्ट्राइक की चार्जिंग शुरू हो गई। घड़ी में 60 सेकंड की उल्टी गिनती चलने लगी। वो भयानक ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स के साथ हम पर झपटा, लेकिन मेरी साथी ने अपनी पूरी बर्फीली ताकत से समंदर को जमाना शुरू कर दिया। 40 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड। वो दर्द से कराह रही थी, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन उसने उस दानव को जमने पर मजबूर कर दिया। 0 सेकंड। सिस्टम की आवाज आई, लक्ष्य लॉक, ऑर्बिटल स्ट्राइक तैयार। अंतरिक्ष से एक असीमित ऊर्जा की भयंकर बीम सीधा उस राक्षस पर गिरी और एक पल में उस पूरे दानव का नामो निशान मिटा दिया। आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें हमारे जहाज पर पड़ी। मेरी साथी बेहोश होकर गिर पड़ी। हम सब भागकर उसके पास पहुंचे। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन देते हुए कहा, चिंता की बात नहीं है, बस ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो गई है, थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग आदमी डेक पर लेटते हुए बोला, ये धूप कितनी सुकून देने वाली है। इतने साल की उम्र में पहली बार सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है। गुलाबी बालों वाली लड़की ने पूछा,
जियान भाई, क्या हमने सच में उस खौफनाक राक्षस को मार दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमने उसे खत्म कर दिया। सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, बधाई हो खिलाड़ियों, आपने सी ऑफ गॉड्स 4 सेकंड डंजन पार कर लिया है। विश्व का लेवल कैप खुल गया है। मैंने लेटे लेटे कहा, यानी ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है? कमांडर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, पर कम से कम अब हम थोड़ा आराम तो कर सकते हैं। लड़की ने थक कर कहा, मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ जियान भाई, मुझे ग्रिल्ड लॉबस्टर खाना है। मैंने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं भी, पर पहले थोड़ा सो लेते हैं। सब लोग थोड़ी देर आराम कर लो। मैं एक तोप के सहारे आंखें मूंदे बैठा था। तभी मेरे सामने एक सुनहरा पैनल चमकने लगा। सिस्टम ने कहा, मशीनों के देवता, रोशनी की देवी और एबिसल गेजर जैसे कई देवता आपको अपनी तरफ आने का न्योता दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके चुने हुए दूत बने और उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करें। सामने हाँ और ना के विकल्प थे, लेकिन मेरे सोते हुए शरीर के बगल से मेरे जहाज का एक विशाल रोबोटिक हाथ चुपचाप नीचे आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नहीं के बटन पर क्लिक कर